देखता हूँ, मैं करता हूँ रिकॉर्ड उसको जब भी टाइम मिलेगा। देखो इधर तो अपना वही स्ट्रेटजी है कि स्टार्टिंग एक दो लाइन पढ़ लो, ठीक है, और आखिरी एक दो लाइन पढ़ लो तो उससे हेल्प मिल जाती है। शोधकर्ताओं ने, ये क्या हो गया, शोधकर्ताओं ने मटर के कीड़ों और रस चूसने वाले कीड़ों से युक्त कृत्रिम तृण भूखंडों को रात में स्ट्रीट लाइट के अनुरूप आलोकित किया। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है किसी प्रकार का। देखो आगे देखो, प्रकाश के प्रभाव के, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है क्या सभी को? हाँ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी साइड से इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई है, देखो। ठीक है, आगे देखो, प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में खाद्य उपलब्ध होने के कारण कीड़ों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि लाइट का क्या इम्पैक्ट है, इस टाइप से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो उसका निष्कर्ष पूछ रहा है अपने को। ठीक है, अब ध्यान से देखना। उच्च तीव्रता युक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रता प्रकाश को पौधों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे उच्च और तीव्र की बात नहीं की। देखो इन्हीं दो अलग अलग प्रकार के प्रकाश में रखा गया नवीनतम वाणिज्यिक एलईडी, मतलब ये अलग, ऐसा नहीं है कि हाई इंटेंसिटी वाले, ऐसा कहीं पे भी बात नहीं किया गया इसमें। ठीक है, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, एक चीज़ याद रखना, छोटे जो पैराग्राफ होते हैं ना, इनको तो पढ़ने की आदत डाल लिया करो। अब डालो, मैं फिर बता रहा हूँ, एक्यूरेसी बढ़ानी है तो कुछ कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे में ऐसा होगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पर फिर भी ठीक है। अब देखो एक बार एक चीज़ याद रखना, मोर देन इस टाइप का जो रहता है इंग्लिश में, देखो इधर हाई इंटेंसली लाइट, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, गलत होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मोर मोर वर्ड देखो यहाँ पकड़ो, मोर, ये गलत होते हैं। तो शायद मैंने सीसेट वाली जो ट्रिक बताया था उसमें देखना एक बार, मैंने इस टाइप के वर्ड भी बताए थे। ठीक है, तो इंग्लिश भी साथ के साथ देखा करो उससे हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे देखो, पौधों के पुष्पन के लिए अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में श्वेत रंग का प्रकाश बेहतर। मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गया, और यहाँ कहीं पे भी ऐसा इस टाइप की बात नहीं कर रहा। देखो कभी मैंने कितनी बार कंक्लूजन होगा, कुछ सिखाने वाला होगा, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप का, और आखिरी लाइन में रहेगा कंक्लूजन। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है इसमें जो बात हो रही है कीड़ों मकोड़ों की हो रही है, ठीक है, ना कि उसकी हो भी नहीं रही है। अब देखो ना, एक चीज़ याद रखना, जब भी सकता दिया रहता है ना, मोस्टली आंसर रहता है, बस उसमें देख लिया अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड ना हो। ठीक है, रियलिटी यही है कि कैन वाला जो वर्ड जब भी यूज होता है तो वो पॉसिबल वे में ही यूज होता है। जैसे प्रकाश प्रदूषण का किसी पारिस्थितिक तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है बोला। अब देखो आखिरी लाइन पढ़ो, प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में खाद्य उपलब्ध होने के कारण कीड़ों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई। तो इसका मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैंने कितनी बार बोला कि आखिरी लाइन से ही जब अगर निष्कर्ष पूछता है, देखो एक यार अगर जब मैसेज शादी निर्णायक निष्कर्ष होगा तो आखिरी की लाइन से कंक्लूजन आता है। ठीक है, और जब कुछ वो पूछ रहा है कि क्या है इसमें, तो वो स्टार्टिंग से पता लगता है अपने को। तो मैं इसलिए फिर बार बार बहुत बता रहा हूँ कि ये चीज़ याद रखना, जब भी आप ये पैसेज वीडियो देखने के बाद में एक बार खुद से खोजने का प्रयास किया करो, एक बार पढ़ा करो पैसेज को। तो ये क्या ना कि यहीं से अभी ये चीज़ हैबिट डेवलप कर लोगे ना, तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और छोटे छोटे पैसेज अभी देख रहे हो जिस तरीके से छोटे छोटे पैसेज पूछ रहा है, तो वो आदत भी पड़ जाएगी। कोई दिक्कत है, 40 मिनट भी लग जाए अपने को टेंशन नहीं है। अब देखो अगला पैसेज देखना ध्यान से, ये किसी का गलत हुआ था पहला वाला, सकता वाला तो ऐसे ही मोस्टली सही होता है, ये चीज़ अपन ने पहले बताई थी। ठीक है, चलो देखो, नहीं हुआ सर, सही हुआ वो। ये सही हुआ था सर। ठीक है, अब अगला देखो, सभी, अब देखो सभी ऑल वर्ड है, सभी पशुधारी पौधों की जातियों में से लगभग वर्ड भी यूज किया है, 80% में परागण प्राणियों द्वारा होता है, जिसमें पक्षी और स्तनधारी प्राणी शामिल है, किंतु कीट मुख्य परागणकारी है। तो ये अपने पता लगे पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में। परागण एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था जो पौधों और प्राणियों के बीच जटिल संबंधों का परिणाम है, और इनमें किसी की भी कमी या ह्रास होने से दोनों का अस्तित्व प्रभावित होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस भी बता दिया है इसका। प्रभावी परागण के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति के आश्रय जैसे संसाधनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन को और उस कोरिलेशन किया है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मत सोचा करो क्या उदाहरण है, छोड़ो। परागणकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत में के अनाज खाद्यान्न का संधारणीय उत्पादन संभव ही नहीं है। इस टाइप के याद करो, हमेशा गलत जाते हैं, हमेशा। बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट जब बात करता है। अब देखो इससे ये पता लग गया अपने को कि 3 या 4 सही है, तो 3-4 पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये चीज़ याद रखना।
आगे देखो, उद्यान फसलों की एक धान्य कृषि कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। अब देखो यही चीज़ है ना कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और पहली बार देखो ना, इसने कहाँ पे अपने को उद्यान फसल मतलब स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे रहा है। और मोस्टली देखना, जब भी पैसेज में ऐसा दिया रहता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो होते हैं गलत होते हैं। अब देखिए इसमें उद्यान फसल की बात ही नहीं किया होगा, देखते हैं अभी। वही ना, आउट ऑफ बॉक्स हो गया। स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो ना, वो कभी हमेशा देखना पैसेज में हमेशा गलत देता है। अब देखिए इसमें कहीं पे भी नहीं दिया है। परागण हमें पौधों से उत्पन्न कई औषधियों के साथ साथ विविध प्रकार के खाद्य उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। विश्व कम से कम 1/3 कृषि फसलें परागण पर निर्भर है। देखो 1/3, ना कि सारी की सारी, इसलिए पहला स्टेटमेंट कटा। परागण के लिए मक्सी का सर्वाधिक प्रभावी वर्ग और ये 400 से अधिक भी फसलों के अत्यंत महत्वपूर्ण। अब देख लो कहीं पे भी इसकी बात नहीं किया गया, ये आउट ऑफ बॉक्स हो गई। आउट ऑफ बॉक्स या स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया रहता है ना, वो गलत रहता है। हाँ बोलो पूजा। तो ये सही हो गया अपना। पूजा तुम्हारा आवाज कट रहा, दोबारा बोलो। हेलो हाँ बोलो पूजा। सर बोले, इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उद्यान फसलों की एक धान्य कृषि होता क्या है? अच्छा ये नहीं जानते। जैसे उद्यान, जैसे मान लो उद्यान क्या होता है, जैसे सेम टाइप के, जैसे मान लो कि आपको केले का गार्डन लगाना है तो एक ही टाइप के रहते हैं ना वहाँ पे। केले का हो गया, संतरे का हो गया, सेब का हो गया, तो ऐसे होता है। एक धान्य का मतलब होता है कि एक ही फसल रहेगी वहाँ पे। जैसे केले का हो गया, अंगूर का हो गया, तो एक जैसा ही रहेगा। तो ये बोल दे कीटों के लिए अस्तित्व के लिए बाधक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये गलत होगा, जैसे कटेगा आंसर आगे। ठीक है आगे पढ़ लेते हैं। अरे ये याद रखना क्यों स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, आउट ऑफ बॉक्स, इसमें कहीं पे भी उसमें वो नहीं किए। कीटों में विविधता पौधों में विविधता लाती है, ये बात तो सही है, एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है। प्राकृतिक वनस्पति से विहीन कृषि क्षेत्रों में परागण कार्य की अत्यधिक कमी हो जाती है, ये बात सही है। अब यहाँ पे ये मत सोचना अत्यधिक एक्सट्रीम वर्ड है, नो, ये सही बात तो बोल रहा है, एकदम पॉजिटिव बात बोल रहा है। अगर सोचो कि माँ जहाँ पे अगर जैसे कभी आपने देखा होगा सरसों के जो खेत होते हैं तो उसमें पॉलिनेशन कराने के लिए मधुमक्खी ये चाहिए। ठीक है, तो ये कोरिलेशन है। अब मधुमक्खियाँ कहाँ छत्ता बनाएगी, सरसों के खेत में तो बनाएगी नहीं, पेड़ों पे बनाएगी ना, तो पेड़ होने चाहिए ना उसके लिए। तो ये देखो, प्राकृतिक वनस्पति से विहीन कृषि क्षेत्र में परागण कार्य की अत्यधिक कमी हो जाती है। अब सोचो कि अगर मान लो कि पेड़ ही नहीं होंगे तो ये मधुमक्खियाँ कैसे होगी, तो चाहे फसल तो उग जाएगी सरसों की, पर उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। ये बात सही है, एकदम पॉजिटिव बात है। ठीक है, अब देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ, 2020 में भी अपन देखे थे। अब ये देखो ये चीज़ नोटिस करना, हर बार पानी को लेके हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या 2023 में भी आया था, अब 2020 से अपन देखते आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है वो। ठीक है, तमिलनाडु की कावेरी नदी घाटी पर क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर किए गए अध्ययन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि की, पर्वतीय वर्षा के दिनों की संख्या में कमी देखी गई है। तो एक मौसम पैटर्न को उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये क्या हो रहा है उससे, इन जलवायु परिवर्तनों के इस क्षेत्र के जलीय चक्रों पर प्रभाव पड़ेगा। परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में जल बह जाएगा और जल के पुनः भरण या रिचार्ज में कमी आएगी तथा भूमि जल स्तर प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में सूखा पड़ने की बारंबारता में वृद्धि हुई है। इसके कारण फसल बचाने के लिए भूमि जल संसाधनों में किसानों की निर्भरता बढ़ी है। अभी देखो, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते रहते हो तो उससे ऑटोमेटिक चीज़ें पता लग जाती है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं। अब देखो जलवायु मॉडल, ठीक है, जलवायु परिवर्तन सबसे मेन इंपॉर्टेंट थीम है, कहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से देखना। क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का विकास जलवायु अनुकूलन कृषि पद्धतियों को चयन करने में मूल भाव क्या है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कभी भी मूल भाव जो होगा वो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। यह देखो सबसे मेन जो लाइन होती है ना, ये वाली और ये पहली वाली होती है, ये पहला वाला पैराग्राफ और ये आखिरी वाला पैराग्राफ। आंसर मोस्टली यहीं से आता है, जैसे सिंगल पैसेज होते हैं। देखो ये तमिलनाडु कावेरी नदी घाटी पर क्षेत्रीय जलवायु मॉडल उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर किए गए अध्ययन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि, पर्वतीय वर्षा के दिनों की संख्या में कमी देखी गई है। राज्य में सूखा पड़ने की बारंबार में वृद्धि हुई है। इसके कारण फसल बचाने के लिए भूमि जल संसाधन किसानों को निर्भरता पड़ी है। तो मतलब सबाशी बात है उससे ये तो उल्टा पॉजिटिव बात कर रहा है। अपने को जो मूल जो पैसेज है वो नेगेटिव सेंस बता रहा है कि कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये चयन करने में सहायक है, कहीं पे भी ऐसा इस पैराग्राफ में बात नहीं कर रहा। अगर आप इसको एनालाइज करोगे वो नेगेटिव बात कर रहा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी पैसेज रहता है उसको क्या साउंड कर रहा है, ये नेगेटिव साउंड कर रहा है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोला पॉजिटिव, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि पद्धतियाँ अपनाकर भूमि जल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है।
अब देखो, बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अरे यहाँ पे आपको ऐसे नहीं बोला, देखो मूल भाव पूछा, निष्कर्ष नहीं पूछा आपसे, ये चीज़ भी थोड़ा देखा करो, साउंड क्या कर रहा है। इसमें तो समाधान ही बता दिया इसमें। हाँ वही ना, ये समाधान बता रहा है, वो समाधान पूछ ही नहीं रहा, वो आपसे पूछ रहा है इस पैसेज क्या साउंड कर रहा है, तो सबाइस बात नेगेटिव साउंड कर रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, ये भी नहीं होगा। अब देखो सकता है तो सिम, अब देखो जो ट्रिक सीखोगे वो डायरेक्ट सीख सकता मारेगा। अब फिर बता रहा, अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। अब देखो इसको थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचोगे ना तब भी कट जाएगा। देखो ध्यान से देखना, सूक्ष्म भूमि कृषि पद्धतियाँ अपनाकर भौम जल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। याद रखना, बहुत ज़्यादा हो गया है, एक्सट्रीम वर्ड हो गया, मतलब समझ लो, ठीक है थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, अत्यधिक निर्भरता कम करना वो गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, अरे एक चीज़ नोटिस करना, जलवायु परिवर्तन, मैंने ये भी चीज़ याद रखना, जैसे जीएस में ये टेक्निक है ना, तो यहाँ पे भी लगता है, बहुत बार ये ऑब्जर्व करो आप। जैसे मैंने 2020 वाले पेपर में बताया था, देखो इन सेम है, जलवायु परिवर्तन, तो मोस्टली आंसर इन दोनों में से होगा। अब देखो ध्यान से देखना, जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों का महत्व बढ़ा है, ठीक है, जबकि साथ ही इन संकट भी बढ़ा है। यही तो मेन साउंड कर रहा है नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्यों गलत है, ध्यान से देखना, जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को अधारणीय आजीविका और जोखिमपूर्ण साधक रणनीति अपनानी पड़ती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ आउट ऑफ बॉक्स करा है। यहाँ पे देखो, राज्य में सूखा पड़ने की बार वृद्धि हुई, इसके कारण फसलें बचाने के लिए भूमि संसाधनों में किसानों की निर्भरता बढ़ी है। मेन चीज़ ये है, ना कि ये आजीविका अपनाने के लिए या आउट ऑफ बॉक्स बात करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है ना, तो ये चीज़ याद रखना कि वो आउट ऑफ बॉक्स होता है। उसमें ये बनाते इसी तरीके से कि दिखेगा नहीं उसमें। हाँ बस वही तो मेन बात है ना। देखो एग्जामिनर को भी माइंडसेट में ये रहता है कि भाई मैं गलत क्वेश्चन ना बना दूँ, तो हमेशा ऐसी चीज़ बनाएगा। एक देखो, एक सही ऑप्शन होता है, 3 गलत स्टेटमेंट, ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। अब देखो ये बिजनेफोल है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। अब देखो कुछ पर्यावरण प्रदूषक है, पोल्यूटेंट है, कि तंत्र आवश्यक न्यूट्रिय प्रभाव को पता लगाने के लिए स्टेम कोशिका का उपयोग करने में सफल रहे, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं उसका हो रहा था। ये क्या होता है, अंतर त्वचा और बाह्य तत्व जैसे प्राथमिक जन स्तरों के सही विनिर्देशन के लिए बीपीए टॉक्सिसिटी पता लगाने और समापन करने तक तंत्र के प्रजनन कोशिका सृजित करने में सफल रहे, ठीक है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है। देखो ना, इस टाइप के जो 2-3 स्टेटमेंट दिए रहते हैं ना, वो जब ज़्यादा ईजी रहता है पैसे सोल्व करना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो दिया रहता है ट्रिक, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं कुछ तो दिया होगा। बीपीए जीओ में भूमि विकास को परिवर्तित कर सकता है। अब ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जनरल स्टेटमेंट सही है, ये तो सही होगा, तो ये तो गया काम से। और आपने एक देखा था कि बहुत रेयर चांसेज होता है कि ये तीनों सही हो, ठीक है, बहुत रेयर चांसेज अपन ने देखा था। तो जो अपने वो एनालाइज किया ना, उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उसको हमेशा माइंड में रखना, जीएस और सीसेट दोनों में, ठीक है। अब देखो, अब दोनों में से आंसर होगा कोई ना कोई। प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचार की खोज करने में जैव रासायनिक और कोशिका आधारित आमापन उपयोगी है, ठीक है। देखते हैं, पहली बात एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ केमिकल बायोकेमिकल की बात कर रहा है, ठीक है। बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट टर्मिनेट फॉर पॉल्यूशन इंट्रोड्यूस। अब देखना, ये है ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा होगा, देखते हैं फिर भी पर्यावरण, ये पैसेज में नहीं है पैसेज में, ठीक है, देखते हैं कुछ ना कुछ उसमें उल्टा सुल्टा क्या होगा। ये दे दिया ना इसने, उल्टा दे दिया। मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये एंड जब लगता है ना, एंड, ये जीएस में ट्रिक याद रखना, एंड लगता है तो मोस्टली वो स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए, हाँ ये चीज़ याद रखना, स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए एंड का यूज होता है, मोस्टली याद रखना। हाँ वही ना, तो ये चीज़ याद रखना, मैं यही चीज़ पकड़नी है, वो कहाँ गलत बना रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषकों के शरीर क्रियात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं मॉडल के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखो इसको चुनेंगे ना अपन, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गया। और कितनी बार मैंने बोला, जीएस में भी याद रखना, जहाँ एंड लगा रहा है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहा है स्टेटमेंट को, गलत होता है, तो ये चीज़ याद रखना। आंसर अपना आ गया। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही चीज़ें सेम चीज़ें अब जीएस में आप जब लगाना सीख जाओगे ना ट्रिक, जीएस सीसेट दोनों एक ही चीज़ है, बस स्टेटमेंट का ही खेल है, कहाँ मैं एग्जामिनर जो है उसको गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। अब देखो ध्यान से देखो, अगला अंजीर है, ये मैं खाया था पहली बार, अच्छा फल होता है, ठीक है, कि वर्षों को भारत, पूर्वी एशिया और अफ्रीका में पवित्र माना जाता है, और ये कृषि और शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जहाँ अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, ठीक है।
अभी जानते होंगे अच्छा खासा है, ये बढ़िया फल है। ये फल बख्शी पक्षी चमगादड़ अत्यधिक मान्य हस्तक्षेप वाले स्थानों पर लगे अंजीर के वृक्षों पर निरंतर रूप से जाते रहे हैं। पवित्र अंजीर वृक्ष प्रचुर संख्या में फल बख्शियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ध्यान से देखना। अनुकूल सूक्ष्म जलवायु में अंजीर वृक्षों के आसपास अन्य जातीय वृक्षों का असंख्य पौधे उग सकते हैं। तो सकते वाले वर्ड ऑटोमेटिक सही होंगे। ध्यान से देखना वही जो चीज़ें हैं। प्राकृतिक वनों में अंजीर के वृक्ष प्राय एकदम जनरल स्टेटमेंट है, प्राय आधारिक जातियों की हो सकती है, कीस्टोन प्रजाति हो सकती है बोला है। जनरल बोला है, सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिक 2 ऑप्शन गया। अब देखो ध्यान से देखो 1 2 1 3 4। अब देखो अंजीर के वृक्ष वहाँ भी उग सकते हैं जहाँ अन्य बड़े काष्ठीय वृक्ष की जातियाँ नहीं उग सकती। इस टाइप के याद रखो, स्टेटमेंट गलत होते हैं। जहाँ नोट का यूज करता है मोस्टली वो स्टेटमेंट। देखो ये चीज़ याद रखना। देखो ना, कंपैरिजन अपने 2011 से लेके अपने एनालाइज किया कि नोट लगता तब क्यों गलत होता है। इसका रीज़न समझो ध्यान से। क्योंकि एग्जामिनर को जब भी गलत स्टेटमेंट बनाना होगा, सबसे ईजी प्रोसेस है उसको गलत बनाने के स्टेटमेंट नोट लगा दो। तो एग्जामिनर इसीलिए हमेशा देखना इसी का यूज़ करता है मोस्टली। आउट ऑफ बॉक्स भी दे दिया इसने, ऐसा कुछ पूरी इसमें पैसेज में दिया ही नहीं। हाँ वो तो है ही, वो जो बात है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि नोट का वर्ड वो इसीलिए यूज़ करता है क्योंकि बहुत इजी होता है किसी भी स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए। जैसे मान लो मैं भोजन खाता हूँ, मैं भोजन नहीं खाता हूँ, एकदम जस्ट नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए नोट यूज़ कर लो, वही सेम स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे देखो जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र वृक्षों की भूमिका हो सकती है। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये शक्ति दिया तो शक्ति वाले तो सही जाएंगे। और यहाँ देखो ये सब सारी चीज़ें यहाँ अगर इसको पढ़ोगे तो इसे यही पता लग रहा है। ठीक है, अन्य वृक्ष जातियों के बीजों के प्रकीर्णन में अंजीर की वृक्षों की भूमिका है, ये तो है ही। देखो ना, ये देखो आखिरी पैराग्राफ में फिर उधर आखिरी का जो पैराग्राफ हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी और स्टार्टिंग की लाइन, इसी से पूरा पैसेज का आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, कृषि पारिस्थितिक मूल में यह अवधारणा है कि कृषि पारिस्थितिक तंत्र की प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के जैव विविधता स्तरों कार्य प्रणाली का अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, इसमें बता रहा कौन सा क्या है। ठीक है, छोड़ो। इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग पीड़क नियंत्रण के लिए तथा अंतर शस्य इंटरक्रॉपिंग के द्वारा मृदा को और बनाने के लिए भी किया जाता है। कृषि पारिस्थितिक पद्धति में पशुधन फसलों के 7 वर्षों का एकीकरण शामिल है। तो ये मिश्रित कृषि की बात कर रहा है, याद रखना ये चीज़। अब वो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट अभी देखो ये बोल दिए, ये क्या है, ये मिश्रित खेती है। अब ये चीज़ देखो आप खोजते रह जाओगे, मिश्रित खेती कहीं लिखा ही नहीं, आंसर कैसे बन गया। ये पूरी लाइन यही शो कर रही है मिश्रित खेती के बारे में। अब देखो मुझे यहाँ पता लग गया मिश्रित खेती और इंटरक्रॉपिंग, 2 चीज़ें मुझे पता लगी, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मिश्रित कृषि चौथे में दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये ऑप्शन तो गया अपना। ठीक है, और इंटरक्रॉपिंग आएगा, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। और इसमें अगर एक मोटा मोटा देख लोगे तो पता लग ही जाएगा इसमें किस किस की बात कर रहा है वो। ऐसी कृषि अनुकृतियाँ में मिक्स अपने प्रकृति पर उत्पाद पीढ़ी प्रतिरोधी तनाव के प्रति समर्थित पारिस्थितिक कुछ व्यर्थ भी हो जाती है, पोषक तत्वों का अंतकाल पुनर्चक्रण होता है। कृषि पारिस्थितिक देखो डायरेक्ट कोई भी नहीं दिया है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ आपको। ये जब तक इनका नॉलेज नहीं होगा, इनके सबके बारे में ये नहीं जानोगा। यूपीएससी जीएस में बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इनके सबके बारे में, फिर 12 बता रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रख लेना और इनका पता होना चाहिए। अब देखिए इंटरक्रॉपिंग है तो ये है कवर क्रॉप्स हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो है क्रॉपिंग उसका है। ये देखो भूमि संरक्षण सस्य, देखो अंतर सस्य, तो ये तो जरूर आएगा, पहला जरूर आएगा। तो ये गया ऑप्शन पहला, ये गया, ये आ गया आंसर। मैं फिर बता रहा हूँ डायरेक्ट कहीं पे भी नहीं दिया ये। तो 1 4 और 6 ये वर्टिकल, तो वर्टिकल के लिए पक्का यही ना कुछ एक स्टेटमेंट दिया होगा और वो डायरेक्ट नहीं दिया है, वो इनडायरेक्ट बताया है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मैं फिर 12 था, ये पकड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पढ़ो स्टेटमेंट और उसको पकड़ो, एकीकरण। तो ये क्या है, मिश्रित कृषि है, इंटरक्रॉपिंग अंतर संचय पद्धति, ये है, डायरेक्ट आंसर आएगा। 145 है ना इसका? हाँ ठीक है, तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो ये समझो कैसे गेम खेल रहा है। वो गेम आपको डायरेक्ट मिश्रित कृषि नहीं बता रहा, मिश्रित कृषि की जो डेफिनेशन है वो बता रहा है। तो आगे ये है जो सारे दिए ना, इसको एक बार देख लेना। ये जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन जीएस में पूछे गए हैं। अरे जी यार रखना है। तो ये मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत तेज है। ठीक है, अब आगे देखो।
तो ये चीज़ याद रखना, वो काम कर लेना। इसीलिए बता, जीएस का जितना नॉलेज अच्छा होगा ना आपको, उतना ही कंप्रेंशन उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। ठीक है। अब देखो, न केवल क्रेडिट कार्ड के विवरण और डाटाबेस जैसे अमूर्त डाटा के साथ कंप्यूटर का संबंध उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, बल्कि भौतिक वस्तु की वास्तविक दुनिया और संवेदनशील मानव शरीर के साथ ये भी संबंध बढ़ रहा है। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनके सब के बारे में बात कर रहा है। हैकर पहले से प्रमाणित कर चुके हैं कि वे इंटरनेट से जुड़ी कारों, पेसमेकरों को दूरस्थ नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान से देखना, कहाँ कहाँ से बात कर रहा था, कहाँ पे आ गई बात। ठीक है। अब देखो, स्वाधीन निर्णय निष्कर्ष क्या है? तो भाई जो हैकर है वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो मतलब समझ में आया, तो कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। सीधी सी बात यही है। ठीक, ध्यान से देखना। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती है, तो ये लॉजिकल बात होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, नोट वाला स्टेटमेंट हमेशा गलत जाता है, छोड़ो। डाटा सुरक्षा संबंधी कठोर नियमों की आवश्यकता, चलो ठीक है, कोई बात ना। संचार प्रौद्योगिकी वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे मेन जो चीज़, अब यहाँ पे ये नोट करके कहट मत देना, ये बात सही है ना, कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, तभी तो हैकर देखो ना ये काम क्यों कर पा रहे हैं। अब देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आखिरी लाइन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमसे निकल के आएगा। आपको पूरा यहाँ पैसेज पढ़ लोगे कभी भी काम नहीं आएगा। ये आखिरी जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हैकर्स पहले से प्रमाणित कर चुके हैं कि इंटरनेट से जुड़ी कारों और पेसमेकरों को दूरस्थ नियंत्रण, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इसका मतलब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, प्रभावित करेगी वो नहीं पूछ रहा, वो आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है। देखो, एक आधुनिक कार, पहियों पर एक कंप्यूटर है, पहियों पर एक कंप्यूटर है, एक विमान, पंखों पर एक कंप्यूटर है। समझो, ये सब चीज़ें क्या है, ये जो ये बात कर रहा है कंप्यूटर की बात कर रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आगमन से सड़क चिन्हों, एमआरआई स्कैनर से लेकर कृत्रिम अंगों और इंसुलिन पंपों तक प्रत्येक वस्तु में कंप्यूटर शामिल हो गया। इसका मतलब क्या है, हर चीज़ कंप्यूटर है। और कंप्यूटर है, ये बोल रहा है कि हम ये जो चीज़ इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरनेट तो जुड़ा कंप्यूटर भी है, तो वो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित नहीं है। इस बात का परिणाम नगण्य है कि ये उपकरण इनके डेस्कटॉप समकक्ष की तुलना में अधिक विश्वास योग्य होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रखना, आखिरी लाइन से ही आंसर निकलता है। निष्कर्ष टाइप से वाला तो याद रखना हमेशा मोस्टली। ठीक है। गरीबी, असमानता, अस्वास्थ्य और अस्वस्थता की दशाओं से जूझता सामाजिक और भौतिक वातावरण संक्रामक रोगों का खतरा उत्पन्न करता है। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, समझ गए। अब इधर आ जाओ। हाथों को स्वच्छ रखने के लिए प्रति जनून व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर बाजार के निरंतर प्रभाव को भी लाता है, जिससे पारिस्थितिकी पर इसके नकारात्मक प्रभाव की अवहेलना होती है अथवा उसे आशय पर डाल दिया जाता है और इससे प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रादुर्भाव होता है। तो ये कि क्लीनलीनेस की बात कर रहा है, सबसे मेन जो चीज़ है वो है हाथों की स्वच्छता। ठीक है। अब ध्यान से देखना वही आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि का जुनून होता है, वे सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान ही नहीं देते ये देखो, ये बहुत, अब देखो इससे पता लगे चौथा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक सही है अपना, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं। एग्जाम में संक्रामक रोगों के बोझ को कम करने के लिए वैज्ञानिकों सूक्ष्म स्तरीय स्तर से पर्याप्त नहीं है, इसीलिए तो अपने को और ज़्यादा चाहिए ना। ये देखो, ठीक है। अभी देखो, अपन ये देखते हैं कि अब तीसरा सही है, पांचवा सही है। अब दूसरा तो अपने पढ़ने जरूरत ही नहीं है, अब क्योंकि अपने ऑप्शन से मतलब नहीं। व्यक्तिगत स्वच्छता से बहु औषधीय प्रतिरोधी रोगाणु प्रादुर्भाव निवारण किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्वच्छता से नहीं, सार्वजनिक स्वच्छता होगी तभी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी देखें थर्ड और फिफ्थ में कौन सा सही है। स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है। क्या आप बात कर रहे हो, ये सोचो कि जब से प्राइवेट हॉस्पिटल आए हैं तो उल्टा बीमारियां है, उल्टा कंट्रोल करना ज़्यादा इजी हो गया ना। ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट बोल दिया। यह जन स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से कार्यान्वित सामुदायिक स्वास्थ्य विधि है जो संक्रामक रोगों के विरुद्ध लड़ाई में वास्तव कारगर है। ये बात तो सही है। कम्युनिटी जो हेल्थ सिस्टम होगा वो तो अच्छा होगा ना, कोई भी चीज़ के लिए। देखो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सब ऐसी बात आप अपन पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें थोड़ा सेंस डेवलप करोगे तो चीज़ें होगी। अब देखो, एक चीज़ नोटिस करके जाओ, 2011 से अपन देखो, जलवायु परिवर्तन हमेशा हमेशा क्वेश्चन आया है, जलवायु परिवर्तन से हमेशा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो, ये एनर्जी टाइप वाला पहले भी एक क्वेश्चन आया था, याद करो, जिसमें राज्यों की भूमिका होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन करके था, उसमें भी आया था। ऊर्जा और जलवायु संबंधी नीति निर्माण के क्षेत्र में भारत चुनौतीपूर्ण आसन भविष्य का सामना कर रहा है। सीधी सी बात है, एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहा है। और
जलवायु संबंधी नीति निर्माण में। उसमें समस्या कई हैं, जैव ईंधन की उत्पादन क्षमता में अस्थिरता है, सबसे गरीब लोगों के लिए बिजली और खाना पकाने के लिए आधुनिक ईंधन की सीमित पहुंच है, अस्थिर वैश्विक ऊर्जा के संदर्भ में ईंधन के आयात में वृद्धि, बिजली नियंत्रण, मूल्य निर्धारण। तो सबाइश बातें प्रॉब्लम गिना रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम, किसके कारण क्या प्रॉब्लम है। किंतु यह सब इतना निराशाजनक भी नहीं है। बढ़ते हुए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, एकीकृत शहरीकरण, परिवहन नीति पर चर्चा, ऊर्जा तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु साहसिक पहल, भले ही इनकी पूरी संकल्पना तैयार नहीं है, तथापि ये परिवर्तन की आशा की ओर संकेत करते हैं। मतलब एक ढांचा तैयार हुआ है। अब देखो मैंने कितनी बार बोला कि स्वाधीन निर्णय, तो ये मोस्ट वाला जो आखिरी वाला पैराग्राफ है, इससे आंसर आएगा। चलो अपन देखते हैं, ठीक है। देखो पहले डी देखो, भारत की ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सीधे तौर पर आपूर्ति उन्मुख है और मांग की उपेक्षा ही करती है। सीधे तौर पर, इस टाइप का जो वर्ड है। अब दूसरी बात बोल रहा है कि सप्लाई पे ही है डिमांड, जो डिमांड है उसकी तो हमेशा उसको वो करता है। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ। फिर मैं बता रहा हूँ मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को वो पूछ रहा है। भारतीय ऊर्जा और जलवायु संबंधी कार्रवाई इसके व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण लक्ष्यों के अनुकूल ही नहीं है। अच्छा ये तो एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। भारत की ऊर्जा और जलवायु नीति संधारणीय विकास के लक्ष्य के लिए अत्यधिक सुसंगत है। एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। और ये बोल ही रहा है यहाँ पे, देखो परिवर्तन की आशा की ओर संकेत करता है कि हाँ कुछ बदलाव होगा, अभी चिंता है, पर भारत ऐसा काम कर रहा है कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे। भारत के ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सदैव जटिल और अंतर संबंधित है। अब देखो यहाँ पे आपने सदैव देखा होगा तो काट दिया होगा, ठीक है। मैं कितनी बार बोला हूँ, देखो ना, कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें चारों का स्टेटमेंट का एनालाइज किया करो। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, जीएस में भी मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब तक चारों स्टेटमेंट एनालाइज ना कर लो आंसर मत दिया करो। यहाँ देखा सदैव देखा काट दिया, आगे बढ़ गए, नो। पक्का बता रहा हूँ, किसका किसका गलत हुआ है बताओ, ये गलत हुआ होगा। मेरा हुआ था। हाँ, वो आपने सदैव देख के काट दिया होगा पक्का, है ना। ठीक है, ये देखो पूरी हाँ, बात, वो देखो ना यहाँ पे बात ही ये कर रहा, चैलेंजेस है, फिर इसके बाद में बोल रहा है इसका ऐसे प्लान कर रहे हैं, परंतु ये आशा की ओर संकेत करते हैं कि मतलब कंफर्म नहीं है। तो ये बात सही है कि सदैव जटिल और अंतर संबंधित है। तो आपने मारा क्या था ये बताओ तुम मुझे। मैंने भी इसका डी लगाया था। जैसे अगर ये डी वाले में भारत के ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया पर आपूर्ति उन्मुख है और मांग की, तो ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया ना। ये तो ये वही बात कर रहा है कि डिमांड के आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो और आप सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो, फिर तो दिक्कत है ही नहीं। तो ऐसे गलत हो जाएगा। नहीं, खुद एक लॉजिक सोचो ना। जैसे मान लो कि मैंने बी लगाया था, इसमें बी लगाया था आपने, ये तो ऐसे कट जाएगा बात की ऊर्जा, ये तो ये तो सोचो फिर प्रॉब्लम ही कहाँ रही अगर इतनी सुसंगत है तो। अभी सोचो ना फिर कहाँ फिर जरूरत ही नहीं है भारत को पॉलिसी बनाने की। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस को जिंदा रखो। और इसमें ये चीज़ सोचो कि आप सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि डिमांड कितनी है, तो कैसे। ये तो हमेशा याद करो, जब भी सप्लाई साइड बढ़ जाती है डिमांड है ही नहीं तब भी दिक्कत है। तो ये तो ऐसे ही गलत जाएगा। इंग्लिश में पढ़ लिया था, इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन, ये गलत है, वो सीधे तौर पर ऐसे वर्ड आते हो, थोड़ा ध्यान दिया करो। और ये इसमें भी एक वर्ड ये दे दिया ना, स्ट्रिंग फॉरवर्ड सप्लाई। ऐसे थोड़ा लॉजिकली सोचा करो। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो हमेशा, पैसेज क्या साउंड कर रहा है वो हमेशा सोचो। ये नेगेटिव साउंड कर रहा है तो ये पॉजिटिव तो ऐसे नहीं आएगा ना, ये पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा याद रखा करो। ऐसी रिपोर्ट आई कि बाजार में बेची जाने वाली कुछ, ध्यान से देखना, कुछ वर्ड, प्रतिजैविक औषधियाँ वृद्धि कारक, ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कुक्कुट, पोल्ट्री और अन्य पशुओं को खिलाई जाती है। तो ये पता लग गया क्या बात कर रहा है। जैसे मुर्गियों को ज़बरदस्ती उनको बड़ा करने के लिए ये सब चीज़ें होती रहती है। 1990 के दशक से जब डेनमार्क ने प्रतिजैविक वृद्धि कारक के प्रयोग पर रोक लगाई, प्रमुख सुकर मांस निर्यातक का कहना है कि अधिक संख्या में सुकर पैदा हो रहे हैं और पशुओं में भी रोग कम हो रहे हैं। सुकर मतलब संक्रमण। सुकर किसको बोला है इसने, इंग्लिश में देखो एक बार, पता नहीं। ये सर पिग। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखो ये इसमें पक्का तुम लोगों ने गलत किया होगा। मैं तो इसमें सी लगा दिया। देखो, लोगों को पशुपालन उत्पादों को सेवन से बचना चाहिए, लोगों को पशुपालन उत्पादों को सेवन से बचना चाहिए, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, काटो। पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के स्थान पर पौधों के उत्पन्न
ये तो वही बात हो गया ना, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये दोनों तो ऐसे नहीं है। आगे देखो, पशुओं पर प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। अरे भाई उनको भी दवा भी तो देनी है ना भाई, बात है कि गलत यूज ना हो। आप सीख कैसे मार सकते हो, मेरे समझ में नहीं आता। आप हमेशा लॉजिकली सोचो ना भाई। एक चीज़ याद रखना, जैसे जो गर्भवती माँ होती है ना, उनको क्या होता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है बच्चों को, तो दूध नहीं आता, तो उनके लिए लैक्टोस करके ऐसे एक वो आती है, इंजेक्शन आता है, वो दिया जाता है। अब ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चीज़ है। अब इसका यूज़ क्या करता है लोग, जो गाय होती है, भैंस होते हैं, उसमें जब दूध को बढ़ाने के लिए वो दिया जाता है। अब ये इसका नेगेटिव यूज़ है, ये इसका पॉजिटिव यूज़ है। अब आप कर रहे हो कि नहीं इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, तो ये तो गलत बात है ना। अरे भाई इसका नेगेटिव जो है उसको ख़त्म करो ना आप, ताकि पॉजिटिव को जो उसको तो ज़रूरी है उसको चलते रहने दो। तो ये तो वही बात हो गई, ये गलत है ना। अब मैं फिर बता रहा हूँ, सर बीमार होने पर एंटीबायोटिक भी तो दी जाएगी। अब वही तो मैं बता रहा हूँ ना, तो ये प्रतिबंधित होना चाहिए, तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया ना, तो गलत बात है। अरे भाई उसका मिस यूज हो रहा है, उसको रोको ना आप, समझ रहे हो ना बात। तो वो अब देखो, आप लोगों ने केवल देख के काटा होगा, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ। देखो यूपीएससी को ये चीज़ें पता लग चुकी है कि आप लोग केवल देख के काट देते हो। मैं हमेशा कितनी बार बोला हूँ, पूरा स्टेटमेंट को पढ़ा करो, तब कभी गलत नहीं करोगे। ये सदैव जहाँ पे यहाँ पे सदैव देख के काट दिए। देखो इसलिए दे दिया, वैसे भी अगर ये पढ़े तो प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग केवल रोगों के उपचार के लिए ही किया जाता है। अरे कितनी बार मैंने बोला, जैसे ये एग्जाम देखो ना, ये एग्जाम्पल देखो ना, ये एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, ये माँ के लिए होना चाहिए ना, इनके लिए नहीं होना चाहिए। पशुओं पे यूज करते हैं, तो यही देखो, यही आंसर है। वो जर्नल दे दिया इसलिए कि बस केवल अगर ये उसमें प्रतिजैविक। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका लॉजिकल सेंस अच्छा है और वो डेवलप करोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जीएस में मैंने कैसे सही किया था मालूम है सर? मैंने सोचा था कि जो कोई भी दवा जब बनती है तो सबसे पहले तो जानवरों पे ही किया जाना उचित समझा जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने इसमें भी एंटीबायोटिक का प्रयोग प्रतिबंध होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि पता कैसे चलेगा नेगेटिव यूज, तो कैसे पता चलेगा कि दवाई ये टेस्ट में पास हुआ है या नहीं हुआ, कैसे मालूम चलेगा? नहीं, वो तुमको ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यू हैव टू थिंक। तो अब देखो, यही चीज़ याद रखना, जैसे कभी याद रखना, जैसे अगर मैं हमेशा इस गेम के बारे में बात करता हूँ, शूटिंग वाला गेम देखना कभी जीवन में मौका मिले, उसमें ऐसा रहता है, ठीक है। आप जितना सटीक मारोगे उतना सटीक आपको नंबर मिलते जाते हैं, ऐसा रहता है उसमें ना। अब देखो, अमित का लॉजिक जा रहा है यहाँ पे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, सराउंडिंग करना चाहिए आपका लॉजिक यहाँ पे। जिस दिन इस लेवल पे पहुँच जाओगे तो यूपीएससी निकाल भी लोगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ ये चीज़। और ये पूरा गेम का ही यही है, कॉमन सेंस का ही गेम है ये पूरा एग्ज़ाम। आपकी लॉजिक जो है वो तभी आता है जब आप जीएस को चीज़ें सोचो ना। अब मैं कितनी बार लोग सब ऐसी बात है, कोई एंटीबायोटिक जो भी है उसका नेगेटिव यूज है, और आप ये चीज़ सोचो ना उसका पॉजिटिव यूज है, तो तभी तो बनी है ना वो। तो समझ बात, उसको नेगेटिव यूज पे कंट्रोल किया जाना चाहिए, नहीं पॉजिटिव यूज पे। बीमार होगा तो फिर उसको हाँ, तो वही तो बात है ना, वो तो साइड इफेक्ट तो होता ही हर चीज़ का। जैसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन में पूछा था, जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध, अब उनका क्या हो रहा था, बेस जो ये गाय भैंस होती है उनको दिया जाता है डेफेलो करके कुछ एक थी वो। हाँ, तो ऐसा होता है कि पशुओं को खुले में छोड़ दिया जाता है, तो गिद्ध खाते थे आके, अब वो उनके मर रहे थे, तो ये था मामला। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उस दवाई को बंद कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए उसका। देख जैव आवर्धन वाली है, हाँ, जैव आवर्धन वाली है घटना। क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी ने, तो ये चीज़ याद रखो हमेशा, ठीक है। और मैं फिर 95% गिद्धों का खात्मा इसी दवाई की वजह से हुआ, इसी कारण हुआ वो ज़्यादा। ये क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व हो सकता है ना, सब लोग बीमार पड़ते हैं तो दवाई की जरूरत तो लगती ही है, बिना मतलब कोई खाएगा तो दिक्कत तो होगी ना। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, कॉमन सेंस डेवलप करो, ठीक है। नीति निर्माताओं जनसंचार माध्यमों ने खाद्य पदार्थ का असमान छूती कीमतों के लिए कई कारकों को दोषी ठहराया। ध्यान से देखना, ये जनरल है, इकोनॉमी वाला है, ठीक है। जिसमें ईंधन की उच्च कीमतें हैं, ये तो अपन जानते हैं, बेसिक इकोनॉमी पढ़ते हैं। प्रमुख खाद्य उत्पादक देशों में खराब मौसम, ठीक है। और खाद्येतर पदार्थों के उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग, सही बात है। फिर भी सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है, ठीक है। इससे बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। अब ध्यान से देखना, कंज्यूमर देखो, ध्यान से देखना, अब कैसे
देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, लापरवाही मत करो, छोटे छोटे पैसे से पढ़ लिया करो। अब देखो कैसे क्या कैसे हेल्प मिलेगी। खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्य का एक कारण तेल उत्पादक देश है। ये फालतू की बात कर दिया। अरे तेल का कंज्यूमिंग है वो है। यदि निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होता है तो वह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में होगा। ये श्योरिटी वाली बात कर दिया। मैं कितनी बार बोला हूँ, कोई भी चीज़ जो श्योरिटी वाले स्टेटमेंट है वो उभरती अर्थव्यवस्था में देखो कहाँ बोला है। जो नॉर्मल अर्थव्यवस्था में होगा नहीं। यदि निकट भविष्य विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होगा तो वहाँ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ही होगा। ये मतलब स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोल दिया है, मतलब और कहीं होगा ही नहीं, मतलब ठीक है। दोनों गलत है, ठीक है। इससे पहले भी भविष्य में वाले वर्ड जो होते हैं ना, कई बार आए हैं सर। तो इसमें ये लॉजिक लगाना होता है कि अभी आप वर्तमान में भविष्य की कल्पना, भविष्य के बारे में कैसे बता सकते हैं कि हाँ, ये जो इस टाइप का पैसेज होता है उसमें तो ऐसे भी नहीं कर सकते अपन, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को जो ये जो नॉलेज दिया है इसी के बिहाफ पे करना होता। हाँ, तो ये आप सेंस एक डेवलप कर सकते हो कि भविष्य कैसे बारे में बताओ। अगर पैसेज हमेशा एक लिमिट ऑफ टाइम के बारे में ही बात करता हो, कभी भी आपको आइडियलिज्म की बात नहीं करेगा। पहले आ चुका है। हाँ, वो बात सही है। ठीक है, अगला देखो। आधुनिक विकास अर्थशास्त्र का मुख्य संदेश आय में वृद्धि का महत्व देना है, जिसका आशय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से। सीधी सी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा जीडीपी ग्रोथ, ये सब सारी चीज़ें उसके बारे में। आज विकास शब्दावली जीडीपी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है, यदि कोई आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करता तो हम जान जाते हैं उनका आशय जीडीपी वृद्धि से है। ये बात सही है। अब ध्यान से देखना, बढ़ती हुई जीडीपी किसी देश के विकसित देश के बनने के लिए अनिवार्य है? कोई ज़रूरी नहीं है। अनिवार्य, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, स्पेसिफिक कंडीशन डाल दी है। अरे अगर पढ़ोगे तो कहीं पे वैसी बात नहीं, ध्यान से देखना। सिद्धांत है, बढ़ती हुई जीडीपी रोजगार और निवेश के अवसर सृजित करती है। जब किसी देश की आय में वृद्धि होती है तब जिसकी जीडीपी का स्तर कभी निम्न था, तब परिवार, समुदाय, सरकार अच्छे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन हेतु कुछ निधि का अलग रखने में तो समर्थ होते हैं। कहीं पे भी इसने विकसित वाली बात ही नहीं की, आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो ये चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे भी अलग ही स्टेटमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे भी अलग स्टेटमेंट बना रहे हैं। अरे अनिवार्य स्पेसिफिक वर्ड देता है, इसे गलत होता है। आगे देखो, बढ़ती हुई जीडीपी सभी परिवारों में आय का समुचित यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उल्टा जीडीपी के साथ, इसलिए तो नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होता है। अभी देखो ना, जैसे किसका, अंबानी का हो गया, अडानी का हो गया, उनका जीडीपी बढ़ रहा है पर देश के लोगों से नहीं बढ़ रहा है। खत्म बात। ऐसे में सभी वर्ड कट जाएगा उसमें तो, पर नहीं, ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हमेशा एक चीज़ देखना, मैं जब भी आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को बिहाइंड एक लॉजिक दे रहा हूँ। आप लोग वो सेंस डेवलप करना सीखो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, वर्ड्स मत पकड़ो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि मैं एक लेवल आगे लेके जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। वो वर्ड्स दे के काटने वाली ट्रिक मैं फिर बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा सही नहीं होंगे। लॉजिक सोचो, लॉजिक। ठीक, आगे देखो। तथाकथित धार्मिक संप्रदाय के संबंध में यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गलत हो, किंतु यदि वे दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही हो। इसलिए धर्म के संदर्भ में संपूर्ण विश्व सही है, संपूर्ण विश्व गलत है। ये बात सही है एकदम, देखो ध्यान से देखना। जैसे जो कोई प्रकांड पंडित होगा हिंदू धर्म का, उसको, हाँ तो वही होता है। अरे किसी मुस्लिम धर्म के पकड़ लो, तो ये सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। अगर इनके दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो सभी धर्म जो है संपूर्ण विश्व में सही है या संपूर्ण विश्व में गलत है, तो क्या लॉजिक निकालोगे? स्वाभाविक सी बात। अब ध्यान से देखना, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बने बिना जीवन व्यतीत ही नहीं कर सकता। ये तो एकदम इलॉजिकल बात है। क्या मैं, बहुत सारे लोग जी रहे हैं, ये फालतू की बातें बोले। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रसार करे। कहाँ पे वैसी बात नहीं हो रही। लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को समझते नहीं। धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। ये बात सही है। यही पूछना चाह रहा है। देखो ना, ये वही बात हो ना, हिंदू जो है मुस्लिम का विरोध कर रहा है, मुस्लिम जो है हिंदू का विरोध कर रहा है, तो मतलब एकता की बात नहीं है, रहेगी जब तो यूनिटी की बात नहीं कर रहा। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस टाइप के आंसर, अरे यूपीएससी हमेशा पूछ ही रहा है, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी और हमेशा लॉजिक सोचो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, हाँ इसको उसको बोल सकते हैं। फिलोसफी क्या है? एथिकल वाला बोल। ठीक, आगे देखो। ये नीचे था कि राजद्रोह, युद्ध और विधि लोक की अवहेलना, उल्लंघन की प्रजा की अनैतिकता पर उतना ही नहीं मढ़ा जा सकता जितना कि उस अधिराज्य की बुरी स्थिति पर। ठीक है, एक एथिकल वाला ही मुद्दा है इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है,
इसके यदि मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होता है और यदि अनैतिकता अधिक प्रबल होती है और यदि किसी राष्ट्रमंडल में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं तो निश्चित ही पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने एकता के लक्ष्य के लिए पर्याप्त रूप से न तो प्रयास किया है न ही पूरे विचार करके अपनी विधि बनाई और ये इसलिए राष्ट्रमंडल के रूप में अपने अधिकार को बेहतर बनाने में विफल रहा। तो सीधी सी बात है कि एथिकल वाला मुद्दा है। अब देखते हैं इसमें, प्रत्येक अधिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि के उल्लंघन अपरिहार्य है। एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। किसी अधिराज्य में सभी समस्याओं के लिए संपूर्ण उत्तरदायी होता है, न कि जनता। ये भी गलत बात हो गई, एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ये तो कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब इन दोनों में से आंसर होगा। अब देखो मैं कितनी बार बोला हूँ, जहाँ अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हो वो ऐसे आंसर होता है। ये देखो, वह अधिराज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है, एकदम पॉजिटिव बात है। आपने प्रियम्बल देखो, उसमें एकता की बात की गई है। और जिसके पास सुनागरिकता, कितनी अच्छी बात है, के लिए विधि लो, एकदम सही बात है। ये देखो स्टार्टिंग की पहली लाइन ही पढ़ो, ठीक है। तो आंसर यहीं से निकला है, लोगों द्वारा अच्छा अधिराज्य स्थापित कर पाना असंभव, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट। देखो तीन स्टेटमेंट ऐसे कट रहे थे, ये तो किसी गलत नहीं हुआ होगा, गलत हुआ तो उठा के फेंकूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन गलत करना ही मत, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो स्टेटमेंट फंस जाते हो, वो एक अलग मामला है, पर ये इस टाइप क्वेश्चन ये लॉजिकल तो गलती मत करना। किसी गलत हुआ था, गलत किया होगा फिर भी कुछ लोग, बहादुर लोग। चलो ठीक है, आगे देखो। असमान सर ये जो 24 नंबर पैसेज है उसका दोनों गलत है सर। लेकिन जो 24 नंबर पैसेज एक बार देख लीजिए सर, सेकंड स्टेटमेंट। तो कहाँ सोते रहते हो हमें? बोलो। ये सेकंड स्टेटमेंट तो जो कह रहा है वर्तमान में, अभी ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जो भी जीडीपी है वो सभी परिवारों में आय का समुचित वितरण सुनिश्चित करता है। ऐसा तो सही है, मुझे लग रहा है सर। सभी परिवारों नहीं होगा, सभी में तो नहीं हो सकता है ना। अमित है ना, कुछ में हो सकता है भैया, डंडा मारोगे ना, डंडा कुछ जाके तो पढ़ोगे होगा, बिहार में यहीं से। अभी भी बहुत लोग हैं जो कि जिनको एक टाइम का क्या खाना बनता हमारा जीडीपी तो यही शो करता है सर कि अरे रुको, जितना ध्यान से जीडीपी सुनो। अंबानी भी जितना अधिक कमा रहा है, उससे कम अगर कोई 0 रुपया भी कमा रहा है तो दोनों का आज जीडीपी में अरे वो निकालेंगे तो दादू एक amount कर दिया कंट्रीब्यूशन जाता है। होता है। आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट सब लोग करते हैं, पर जीडीपी का हिस्सा कहाँ जा रहा है? ध्यान से, पहले तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। बढ़ती हुई जीडीपी सभी परिवारों में आय का समुचित वितरण सुनिश्चित करती है। सुनिश्चित करती तो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड है, सुनो। सभी में भी कैसे? अब मैं देखो, ध्यान से समझना। पहले भारत की जीडीपी थी 100, ध्यान से समझना। और इसमें मान लिया जाए कि स्टार्टिंग में 10 लोग थे, सबके पास 10-10 रुपये थे। ध्यान से समझना। मैं ये बेसिक इकोनॉमी नहीं पढ़ी, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट आपका गलत जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इनकम इनइक्वालिटी क्यों कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब बढ़ गई 500 रुपये, परंतु क्या हुआ कि ये जो 10 लोग थे उसमें अडानी के पास ही 400 रुपये पहुँचे हैं और लोगों के पास में वही है 10-10 रुपये ही है, या मान लो 11-11 रुपये हो गए। अब बताओ, जीडीपी तो बढ़ गई। बढ़ती हुई जीडीपी सभी परिवार में आय का समुचित वितरण सुनिश्चित करती है। अब बताओ मुझे, कहाँ सुनिश्चित कर रही है? ये तो अडानी नहीं, अब समझ गया सर। समझने वाली बात नहीं है तुम्हारा, इसका मतलब इकोनॉमी अच्छे से नहीं पढ़े हो। तो चीज़ याद रखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिपीशन मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है ये तो, ठीक है। आगे देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जीएस जितना कम होगा, कमज़ोर होगा, सीसेट हो, ये सारी चीज़ें ऐसे, कंपैरिजन उतना ही वीक होगा। जीएस पे पकड़ जितनी अच्छी होगी उतना कंपैरिजन अच्छा होगा। असमानता इस मूल लोकतांत्रिक प्रतिमानक उल्लंघन करती है जो सभी नागरिक समान है। ये बात सही है एकदम, ठीक है। ध्यान से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वाला पैराग्राफ, इसको पढ़ोगे तो ठीक। आगे देखो, यह विचार कि व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, न केवल इस कारण से कि इनमें से कुछ एक व्यक्तियों के पास कुछ असाधारण विशेषता प्रतिभा होती है, जैसे इनमें कुछ एक व्यक्ति कुशल क्रिकेट खिलाड़ी, प्रतिभाशाली संगीतकार अथवा विख्यात साहित्यकार होते हैं, बल्कि इसलिए भी वे सभी मनुष्य हैं, अब सामान्य बुद्धि नीति का अंग बन गए। ये बात सही है एकदम भाई। वी रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन, नॉट फॉर द, ऐसा नहीं कि स्पेशल क्वालिटी है इसीलिए अपन रेस्पेक्ट करें। अपन ये देखना, व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है, परंतु ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो डेवलपिंग जितने नेशन होते हैं, अमेरिका हो गया, जैसे अपने क्या है कि भारत में क्या होता है, जैसे कोई नेता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या मान लो कोई क्रिकेटर है
कोई फिल्म स्टार है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक सामान्य इंसान का, एक व्यक्ति, उसको कोई भी वैल्यू नहीं देता, पर ये गलत है। ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, इसको ह्यूमन लेवल पे इसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो ये गलत है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अमेरिका ये हो गया, जो जितने भी डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे ऐसा होता है, जैसे मान लो उनका राष्ट्रपति बीमार है, या मान लो कि राष्ट्रपति कहीं खो गया है, तो उसके लिए जितना एफर्ट होगा उतना ही सेम एफर्ट लगता है अगर वहाँ का कोई एक सिटीजन को भी कुछ हो जाता है। ये चीज़ याद रखना, बहुत बार तो युद्ध हुए हैं इन चीज़ों को लेके, तो ये हमेशा चीज़ याद रखना वहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन है इसलिए वहाँ सिटीजन है। सिटीजन है तो सब कुछ इक्वल है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सब इक्वल है। पर मोस्टली इंडिया में ऐसा नहीं देखा जाता है, कहीं पे भी नहीं देखा जाता, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है। ठीक है, तो इसका पैसेज का मतलब यही है, ध्यान से देखना ये चीज़। ठीक है, असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये बात सही है कि असमानता रहेगी तो अब देखो, ये पहली लाइन से आपको पता लगा, असमानता इस मूल लोकतांत्रिक प्रतिमाना का उल्लंघन करती है जो सभी नागरिक समान है। समानता वह संबंध है जो कुछ एक मूलभूत रिश्तेदार संबंध में व्यक्तियों के बीच होता है, जिसे सामान्य रूप से साझा करती है। नीतिगत दृष्टि से कहते हैं समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है। अब देखो, कहीं पे भी देखोगे तो इसमें ऐसे नहीं बात की, चलो ठीक है, अभी इसको नहीं लेते क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। सभी नागरिकों के समान होने का विचार ऐसा है जिसे किसी लोकतंत्र में वास्तव में कार्यान्वित नहीं, बस यही तो पकड़ना है, यही तो पकड़ना। जैसे ही तीसरा काटोगे आप, आ जाओ अब 2 ऑप्शन पे आगे, ऑटोमेटिक पहला सही हो गया। तो देखो फिर बता रहा हूँ, यही चीज़ याद रखना, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कीप पेशेंस। आप स्टेटमेंट पढ़ो, अब जैसे यहाँ पढ़ के कंफ्यूज हो, नहीं, स्टेटमेंट पढ़ो, कहीं ना कहीं क्लू दिया रहता है, वही चीज़ याद रखना। जैसे काटा 2 ऑप्शन आ गया, अब देखो आंसर आ जाएगा, फट से देखना। दूसरा स्टेटमेंट आपने पता नहीं, पहला तो अपने को पता लग गया। समानता लोगों के लिए समाज के बहुविध व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की पूर्वापेक्षा, एक पूर्वापेक्षा बस सही है। अब देखो, समानता के अधिकारों को हमारे मूल्य और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक शब्दावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए, ये ज़्यादा पॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में। तो 1 और 4 के साथ अपन जाएंगे। अरे ऐसे पूरा पैराग्राफ में पढ़ोगे ना तो कहीं पे वैसे दिया नहीं, इसलिए पढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट है अच्छी है। देखो ये कितनी अच्छी बात बोला, ये बात सही है, सिखाए होंगे तभी तो लोगों में सीखा जाएगा। और ये जो है ना, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अभी प्लेटो के बारे में है। ठीक है, अभी जाते जो एलिट ग्रुप होता है, शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनिष्ट कर लेता है जिसके दायरे में सत्ता सीमित होती है। अलग तंत्रीय शासन तात्कालिक धन प्राप्ति के लिए असावधानी पूर्वक संघर्ष कर स्वयं को विनिष्ट करता है। तो ये अगर आपने पढ़ी होगी, पॉलिटिकल थ्योरी है ये। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम पॉलिटिकल ऑप्शनल लेना है, पर थोड़ा बहुत समझ होनी चाहिए। जैसे ये अभिजातीय शासन क्या होता है, ये थोड़ी बहुत पकड़ तो होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटी पढ़े हो तो ये चीज़ें नॉलेज रहना चाहिए। लोगों में समझ नहीं होती है कि वो केवल यही दोहराते हैं जो उनके शासन उन्हें कहना पसंद करते हैं। जैसे वही है, मोदी 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 अभी चिल्ला रहे हैं लोग। ठीक है, ऐसे लोकतंत्र निरंकुश शासन या स्वेच्छाचारी शासन होता है, ये बात सही है। इसलिए तो अभी क्यों बोला जा रहा है मोदी वोदी के बारे में क्यों बोला जाता है कि ये तानाशाह है, इसलिए है ही, स्वाभाविक सी बात है। लोग है ना, जब रेशनैलिटी खो देते हैं, तार्किकता खो देते हैं अपनी, लोगों को ये पता नहीं वोट क्यों देना चाहिए तो वही होता है कि मोदी है तो बस वोट दे दो, अंधाधुंध वोट देते हैं लोग, हकीकत है। रेशनैलिटी जब खो देते हैं तो फिर वो क्या ही है, वो यही है। अब ध्यान से देखना, अब देखो शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूपों में निरंकुशता अंतर। देखो ये एक्सट्रीम वर्ड, सभी रूपों में निरंकुशता होती है। और ये देखो एक अपरिहार्य बुराई है, क्या बात करें, शासन को क्यों अपना रहे हैं अपन। बात ये होती है कि अपन कैसा चीज़ों को डेवलप करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी नागरिकों की शिक्षा पूर्ण कार्यात्मक और धारणीय लोकतंत्र सुनिश्चित करती है। सभी नागरिकों, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कट गई। अब देखो इन दोनों में से आंसर देखते हैं अपन। मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। मानव समाज शैली करता है। ठीक है, फिर भी ये देखो स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ये कटेगा, देख लेना। अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का आकर्षक हो जाता है। अभी तो ध्यान से देखना, ये अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये इनडायरेक्ट वे में बता रहा है, यही सेम लाइन को इनडायरेक्ट वे में बता रहा है। अब इस लाइन को समझोगे तब यही सेम चीज़ निकल के आएगी। लोगों में समझ नहीं होती है कि वो केवल वही दोहराते जो उनके शासक उन्हें कहना पसंद करते हैं। ऐसा लोकतंत्र निरंकुश या शासन स्वेच्छाचारी शासन होता है। ध्यान से देखना, अपने मूलभूत सिद्धांत की, जैसे मान लो डेमोक्रेसी है, ध्यान से देखना, मूलभूत सिद्धांत में क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, के अतिरेक के कारण
शासन के किसी भी रूप का आकर्षक हो जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, डेमोक्रेसी अपनाते अपनाते तानाशाह में कब परिवर्तित हो गया पता ही नहीं लगता है। तो यही चीज़ है जो इसको मेन जो सारांश है वो दिखाना चाह रहा है। भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करता है, ये तो ऐसे ही फालतू की बात कर रहा है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है निष्कर्ष के लिए। सर्वोत्तम ये निष्कर्ष जब भी पूछता है, ये चीज़ हमेशा नोटिस करना। अरे मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये नहीं कोई बार बार देखना, जब भी लगे थोड़ा वीडियो देख लेना। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, इन पेपरों के अलावा कंपेरिजन के लिए कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ लॉजिक समझ में आ गया, जब भी सर्वोत्तम पूछ रहा है तो यहाँ पे आ जाओ, आखिरी पैराग्राफ पढ़ो, उसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नैसर्गिक राज्य में ऐसा कुछ विद्वान नहीं हो सकता जिसे सामान्य सहमति से अच्छा या बुरा कहा जा सके, क्योंकि प्रति व्यक्ति जो नैसर्गिक राज्य में रहता है वो केवल अपने ही लाभ का ध्यान रखता है और अपनी पसंद के अनुसार, जहाँ तक कि उसके अपने लाभ का संबंध अच्छे बुरे के निर्णय करता है। मतलब सबाइस सेल्फिश है, कैसा है, क्या है, अपने सिवा अन्य किसी प्रति उत्तरदायी नहीं मानता हो, इसलिए नैसर्गिक राज्य में अपराध की तुलना नहीं की जा सकती। केवल सिविल राज्य में ऐसा एक संभव है जहाँ सामान्य सहमति से अच्छे या बुरे निर्णय किया जाता है, प्रति व्यक्ति स्वयं को राज्य के प्रति उत्तरदायी मानता है। तो सिविल राज्य ऐसा है, क्या है, उसके बारे में बात की है। अब देखो ये चीज़ क्या सही है, क्या सही है, इस टाइप के आंसर लेने में से आएगा, ठीक है। अब देखो क्या सही है या गलत, ये अवधारणा है राज्य के निर्माण के कारण अस्तित्व में, ये बात सही है। अब ध्यान से देखना ये चीज़। अब मैं फिर बता रहा हूँ, देखो यही होता है कि आपका कितना जीएस में नॉलेज कितना कैसा है। जैसे ध्यान से देखना, अमेरिका में मैं ऐसे कुछ चीज़ें ले रहा हूँ जो आपको पता होगा। जैसे अमेरिका में, जैसे भारत में कैसा होता है कि अपन हाथ जोड़ के किसी को सम्मान करते हैं, ठीक है, वहाँ रेस्पेक्ट देने का तरीका होता है, या लोग गले मिलते हैं। अमेरिका फॉरेन में देखोगे तो मतलब ऐसा लगता है कि फ्लाइंग वो किस करते हैं उस टाइप से जब भी मिलते हैं। आप ये देखना मोस्टली, चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि गर्ल्स मिले तभी, ऐसा नहीं, गर्ल्स या मैन मिल रहा है तब भी वो ऐसा रहता है। अब वही चीज़ भारत में देखो जाएगी तो नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत माना जाता है ना, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जैसे मान लो कि अगर कोई किसी के ऊपर थूकता तो सम्मान माना जाता है वहाँ पे, स्प्लिट करना। पर वही अगर आप नॉर्थ बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर किसी के चेहरे के ऊपर को थूक दे तो झगड़े हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वहाँ की जो लोकेलिटी उसके कारण अस्तित्व में आया ना। क्या सही है क्या गलत है, ये उदाहरण राज्य के निर्माण के कारण अस्तित्व में आई, ये एकदम सही बात है, कहीं भी सोचना भी नहीं, ठीक है। पढ़ोगे तो पता भी लग जाएगी इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या सही या गलत इस बारे में जब तक कोई शासक प्राधिकार निर्णय नहीं लेता कोई भी व्यक्ति नैतिक रूप से सही नहीं हो सकता। ये बात तो एकदम एक्सट्रीम गलत हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सरल मतलब बोलते हैं ना कि 100% सही होती है, वो चाहे कोई सा देश शासन काल लो, वहाँ हमेशा सही होती है। नैसर्गिक राज्य में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनैतिक और स्वार्थी होता है। अब देखो मैंने ये आखिरी लाइन पढ़ी थी, यहीं पे इसमें बात किया गया है। नैसर्गिक राज्य में ऐसा नहीं होता, ओनली सिविल राज्य में होता है। इसलिए बताओ आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सही या गलत है विचार मानव जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। क्या ये सोचो कि अरे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई पागल व्यक्ति होता है, उसको क्या पता है क्या सही है क्या गलत हो, क्या वो जीवन नहीं जीता। तो ये लॉजिकल बात मैं फिर बता रहा हूँ, हमेशा माइंड को ब्रॉड करो। और यूपी से हमेशा यही चाहते हैं आप कितनी डायमेंशन में अपने आप को ओपन कर पाते हो, और ये मेंस की भी यही आर्ट है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, हमेशा देखो ना क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा जब आप रीजनिंग मैथ करेंगे तो वहाँ पे भी गलतियाँ इसीलिए होती है। वैसे ये चीज़ हमेशा यार जब भी सोचो तो मैन और अपन क्या था, मैन या फीमेल के बारे में ही सोचता है। अरे भाई ट्रांसजेंडर भी है, उनके बारे में भी सोचो। तो हमेशा माइंड में जब जितनी डाइवर्सिटी रखोगे उतने ज़्यादा आपके लॉजिकल आर्गूमेंट सही निकलेंगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक, आगे देखो, आसन भविष्य में हम कई नई प्रौद्योगिकियां, कृत्रिम बुद्धि हो गया, रोबोटिक विज्ञान हो गया, 3D मांग के अनुसार निर्मित जैविक औषधि उत्पाद घातक, ठीक है, इनके बारे में बात करें, छोड़ो आगे। कैलिफोर्निया है, वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम हो रहा है इनका, ठीक है। यदि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय क्षेत्र अधिगम मानव जीवन को प्राथमिकता देने के बारे में भिन्न भिन्न सूक्ष्म नियमन फाइन प्रिंटिंग होंगे, ये पर राष्ट्रीय ट्रांसलेशनल निर्णय से बीमा निवेश संबंधी निर्णयों किस तरह प्रभावित करेगा। डाउट कर दिया है खुद ही, ठीक, आते देखते हैं, कोई नहीं, अपने को कुछ ना कुछ वो देगा के लिए, मैं फिर गौरव बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो चौथा स्टेटमेंट पढ़ो, फट से आंसर उसी से आ जाएगा। प्रत्येक देश की सार्वजनिक नीति अपनी निजी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोल देता है वो कटता है हमेशा। काटो, आंसर मिल गया, ठीक है। प्रत्येक देश के, यार भाई बरमुंडा देश है, पहली बात उसकी कोई नीति नहीं होगी।
तो ये फालतू की बात है, वो वैसे कट जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला क्यों कटा, अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। अच्छा, अमेरिका के लिए हो सकता है ना, तो पहला कटोगे तब भी आंसर आ रहा था इसका। देखो दो दो, मैं फिर बताऊं, जितना मोर ऑप्शन क्रिएटेड किया जाएगा उतना अपने को लॉजिक रहेगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी आर्थिक सीमाओं को तेजी से मिटा रही है, बात सही है। नवा नवाचार और पूंजी ने राज्य का अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया, ये बात भी सही है। भू राजनीति कई अस्पष्टताओं और अनिश्चितता का निराकरण करना होगा। मेन बात है कि अपने आंसर पहुंचना पहुंच गए। अब आ गया, अब देखो ये दीवाला एनपीए के बारे में मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो ये एनपीए के बारे में आपने पढ़ा है, डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं है, बस ये देख लो। एबीसी से जल्दी इसमें पहुंचते हैं इंटरवाइज वाले में। हाँ उसमें तो रहता ही है, ये एबीसीडी में सारे ऑप्शन देखने ही पड़ते हैं आपको, ठीक है। अब देखो एनपीए के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, निष्कर्ष पूछा स्वादिष्ट तर्कसंगत व्यू, तो ये आखिरी लाइन पढ़ लो बस। असोध्य कर्ज का समाधान और पुनः पूंजीकरण समाधान को एक अंग मात्र ही है, क्योंकि इसमें अनियंत्रित ऋण को रोकने में बहुत कम सहायक हो सकते हैं। जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली उसकी वर्तमान देने अवस्था में लाभ खड़ा किया है, जब तक अधारणीय ऋण की समस्या समाधान के लिए प्रणाली का सुधार नहीं किया जाता तब तक भावी ऋण प्रबंधन, सीधी सी बात है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म होने चाहिए, तब तक कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, किस में बात कर रहा है, आ जाओ, सीधा आंसर आ रहा है। असोध्य ऋण की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार आवश्यक है। और ये देखो आखिरी में यही है, प्रणालीगत सुधार, संरचनात्मक सुधार, बस डायरेक्ट आंसर। तो मैं फिर मैं बता रहा हूँ ये चीज़, चलो ठीक है, और क्यों गलत हुए देखते हैं। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का, देखो एक चीज़ नोटिस करो, आखिरी के पैराग्राफ में रहता है, निष्कर्ष टाइप से पूछता है, ये सब चीज़ें पूछता था। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सघन अनुवीक्षण, मॉनिटर और सघन विनियमन केंद्र सरकार को करना चाहिए। एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, मैंने कितनी बार रेगुलेटिंग मॉनिटरिंग करना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ब्याज की दरें निम्न रखी जानी चाहिए, जिससे कि अधिक ऋण देने, ऋण वृद्धि प्रोत्साहित करने और इसके जरिए आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बैंक को प्रेरित किया जा सके। क्या बात कर रहे हो, अगर कम से कम ब्याज दरें रखें तो बैंक घाटे में चले जाएगा भाई, उसको बैंक को सैलरी भी देना है, प्रॉफिट भी कमाना है। कई बैंकों, कुछ बड़े बैंकों विलय करना ही बैंक को लाभकारी बनाने और उसके खराब निष्पादन रोकने दीर्घकालीन समाधान है। ये नेगेटिव काम, मैं फिर बता रहा हूँ, हमेशा ये आखिरी लाइन यहीं पे ही आंसर मिल रहा है आपको। अब देखो ये छोटा सा पैराग्राफ है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर खोजने का प्रयास मत करना, इनडायरेक्ट वे से मिलेगा आपको। भारत में समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो ये 12th एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें है मैक्रो और माइक्रो, ये उसी के बारे में बोल रहा है। और ऐसी समष्टि आर्थिक नीति किसी भी शाखा, मौद्रिक या राजकोषीय दोषी शाखा के सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। सब ऐसी बात है, दोनों की हेल्प चाहिए अपने को, राजकोषीय भी चाहिए, मतलब सब ऐसी बात है। आरबीआई भी काम करे, साथ में गवर्नमेंट भी काम करे, सीधी सिंपल सी बात है। अभी उप सिद्धांत क्या है उसे छोड़ो, सीधी सी बात अपने को क्या पूछ रहा है, मैंने बोल दिया ना, आरबीआई और देखो डायरेक्ट आंसर, केंद्रीय बैंक को सरकार स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता, दोनों को मिलकर कार्य करना, आंसर यही आ गया। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जितना आप चीज़ों को समझोगे, अभी भाई अब ये पता होना चाहिए, मोदी नीति भाई आरबीआई चलाता है, राजकोषीय नीति गवर्नमेंट चलाती है, खत्म बात। और वो यही तो बोल रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ी बड़ी कंपनियां और फर्म्स वगैरह आते हैं, और माइक्रो में जो हम लोग आम दिनचर्या में ये करते हैं घरेलू, उसका। डी कैसे गलत है इसका, ठीक है वो बता रहा हूँ। अब देखो आगे देखो, सरकार को वित्तीय बाजारों और संस्थाओं को सघन विनियमन, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, मैंने कितनी बार बोला है, ये जीएस में भी याद रखना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की समाजवादी नीतियों की संगति नहीं, और कैसी ऐसी बात भी नहीं कह रहा। लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। कहाँ फाइनेंशियल सेक्टर की बात की है इसमें, बताओ मुझे। और मैं कितनी बार बोला, ये आखिरी लाइन पकड़ा करो हमेशा, अरे पता होना चाहिए मोदी नीति कौन चलाता है। मैंने देखो, मैंने बिना पैसे को देखते बता दिया था। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, जीएस का नॉलेज जितना अच्छा होगा इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होगी। ऐसा नहीं है जीएस क्या है उसमें, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट वैसे सारा पैसेज मिलता है आंसर। अब देखो केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम, तो ये हमेशा केंद्रीय विचार के लिए स्टार्टिंग में जाओ। हार्वर्ड और एमआईटी जैसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय, उनके वेतन पत्रक, पेरोल पर वास्तव में कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों सुविधा होने के बावजूद फिलिप कक्षा पारू की तेजी से अपना रहे हैं, जहां विद्यार्थी घर बैठे ऑडियो व्याख्यान सुनते हैं और कक्षा के समय में अपने ज्ञान का उपयोग, ये मैंने ना कहीं मूवी में देखा था, पता नहीं कहीं पे भी, अभी 3-4 दिन क्या कर रहा था मैं ऐसे पढ़े तो है ये, मतलब जैसे खान ग्लोबल करके, ये तो खान ग्लोबल ये वाला नहीं, खान रिसर्च सेंटर करके एक है, अरे नो,
पूरा वर्ल्ड में चलाता है, वो है बांग्लादेश का, उसने अमेरिका में जाके खोला था ये चीज़। तो ये उसकी बात कर रहा है, जाके देखना, खान रिसर्च करके है, ये बहुत फेमस हुआ। हर चीज़ को उसने, मतलब ऑनलाइन जो एजुकेशन की शुरुआत ही वहाँ से हुई थी। वो बंदा क्या करता था कि जैसे मान लो कि उसने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, उनका इंटरव्यू भी है किसी उस पे। अब ये तो मुझे इतना है, परंतु उसने क्या किया था ना, जैसे मान लो कि बच्चों क्या होता था कि कॉलेज में जाते थे, टीचर पढ़ने वाले अच्छे नहीं मिले, पढ़ाने वाले अच्छे नहीं मिले, या फिर बच्चे क्लास में जाना पसंद नहीं करते। तो अमेरिका में उसने ऐसा सिस्टम किया था कि जैसे मान लो बच्चा खुद से पढ़ रहा है, अगर उसको कुछ भी दिक्कत आता है तो वो क्या करता था, अपने उसको कुछ क्वेश्चन भेज दो आप, वो उसको सॉल्यूशन बना के भेज देगा। तो ऐसे करके उसने देखा कि ऐसे डिमांड बढ़ती गई, तो फिर उसने पूरा हर चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, वो आप उसके चैनल पे जाना, सब कुछ मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट है, सब कुछ है, यूपीएससी के लिए भी मिल जाएगा आपको। अरे ये ऐसा नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया, कैट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, जो भी है, मेडिकल एग्ज़ाम, सब चीज़ों का वीडियो है फ्री में। तो ये उसकी बात कर रहा है, ये बहुत अच्छा एक प्लान था। इन विश्वविद्यालय ने अपने वीडियो व्याख्यान में पूरे विश्व में सबके लिए निःशुल्क, देख लो मैं बता रहा था ना, वे संपूर्ण विश्व महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में एकीकृत करके अपने अध्यापन में शामिल करके अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त खंडों को लेकर उसके आधार पर पैकेज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये उसी है वो, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कभी भी ना जीवन में ये चीज़ में देखा, जैसे मैं 3-4 दिन पड़ा क्या ही कर रहा था, तो मैं मूवी देख रहा था या रील्स पे रील्स देखे जा रहा था। बात ये नहीं है, बात है कि आप ऑब्जर्व कितना करते हो। तो जैसे मैंने वहाँ चीज़ें ऑब्जर्व की, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, कॉमन सेंस हमेशा जीवित रखो। ऐसा नहीं आप जीते जागते हो, चीज़ें सही हो जाती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, ठीक है। पारंपरिक पद्धति की तुलना में कक्षा शिक्षण संचालित करने की ऑनलाइन पद्धति से विश्वविद्यालय की क्षमता बेहतर होगी, उसमें ऐसे बात नहीं कर रहा। वो बात ये कर रहा है कि उसके चीज़ें क्या फ़ायदे हुए। उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ साथ कोचिंग संस्थान इस अवसर का लाभ ले सकते हैं, फल फूल सकते हैं। नेगेटिव बात करें, हमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित आधारित संरचना में अधिक निवेश करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिना उसके बिना कैसे होगा। विषय वस्तु में कोई कमी किए बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से और कम व्यय में उपलब्ध कराई जा सकेगी, यही तो बात है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो जलवायु परिवर्तन फिर, अरे बी डी कहाँ जा सकेगी, एकदम फ्यूचरिस्टिक बोल रहा है, सही बात है। हमारे नगर जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण और अपर्याप्त आधारित संरचनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन प्रति अत्यधिक सुभेद है, ठीक है। प्रॉब्लम ही बता रहा है, बस ये स्टार्टिंग लाइनें पढ़ के पता कर लिया करो क्या बता रहा है, साउंड क्या कर रहा हो। हमें नगर योजना बनाने के कार्य में नागरिकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है, एकदम पॉजिटिव बात। और ऐसी पारिस्थितिक तंत्र से करना होगा जो लोगों की आवश्यकता पूरा कर सके। ठीक है। दोस्त 22 बता सॉल्यूशन की यहाँ बात कर दिया, यहाँ प्रॉब्लम बता दी है, तो सीधी सी बात है, आंसर अच्छा आ जाएगा, तो यहीं से आएगा, ठीक है। हमारे नगरों में पर्याप्त स्वायत्तता के साथ सुस्पष्ट प्राचीन ये फालतू की बात बोल गया, ये याद रखना, ये सुस्पष्ट वर्ड जीएस में भी आएगा तभी कटेगा। निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व संधारणीय विकास करने के हमारे प्रयासों में बाधक है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट बात कर रहा है। अब देखो, बाहर के आधारित संरचनाओं संधारणीयता संबंधी समस्या के लिए विकास की सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति व्यवहार का दीर्घावधि समाधान है। अच्छा ठीक है, कहाँ पे इसमें बात की है बताओ, पीपीपी मॉडल की। इसने समाधान क्या बताया है, हमें नगर योजना बनाने के लिए नागरिकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता, ना कि कंपनियों को। पीपीपी मॉडल नहीं, हमारे नगरों के रखरखाव और विकास के लिए हमें संधारणीयता संबंधी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। देखो यही जो चीज़ है, देखो संधारणीय समाधान ढूंढने के लिए आवश्यक है। तो फिर बार बता रहा हूँ, देखो ये देखो निष्कर्ष में हमेशा आखिरी पैराग्राफ से आंसर आ जाता है, ठीक है। ये 2-3 पैराग्राफ और बताएंगे। क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता है? जन कल्याण को पूर्ण रूप से बाजार पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? बाजार और लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव विद्यमान है, ठीक है। तो अपने समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है। इधर आ जाओ। किंतु कुछ लोगों ऐसे कौशलों के विकास के लिए कभी कभी अवसर ही नहीं मिल पाता। बाजार में जिनकी मांग है, ऐसे लोग सामान्यतः बहुत गरीब होते हैं और बहुत असक्षम होते हैं, अतः इनमें कौशल विकसित करने में काफ़ी समय लगता है। बाजार नौकरी सृजित करके कौशल लोगों को भी सहायता कर सकते हैं, किंतु पूंजीवाद हमेशा से बेरोजगार विश्व तक साक्षी रहा है। एकदम सही है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या है, गवर्नमेंट को हेल्प कहाँ करनी चाहिए, कहाँ वेलफेयर स्टेट को अपनाना चाहिए, उसके बारे में ध्यान से समझना बस। अब ध्यान से देखना, आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि वे कल्याणकारी राज्य बन सकें।
अरे भाई वेलफेयर स्टेट बनना है ना तो सब ऐसी बात है, उसको बाजार पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है ऐसे भी, ठीक है। लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक मैं फिर बता रहा हूँ ना, इस टाइप का एक चीज़ याद रखना, सुनिश्चित करते हैं वर्ड गलत होता है हमेशा, मोस्टली हमेशा ऑब्जर्व करोगे, जितने भी बार देखोगे ना गलत जा रहा है ये। आर्थिक विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रम में आवश्यकता है, यही तो बात अपन बार बार देख रहे हैं, यही बात तो बोल रहा है कि जो लोग छूट जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है। अब देखो पहला, अब देखो ये बात तो है, पहला तो अपने को मतलब ये तो सही है। अब जब ये सही है तो देखो इसमें 3 तो सब में दिया हुआ है। लोकतंत्र प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करते हैं। सुनिश्चित करते मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिक हो गया। आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि वो कल्याणकारी राज्य बन सके। अच्छा, अरे भाई लोगों की डिमांड होती है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है। यहाँ देखो, बाजार एक व्यक्ति मत सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं, बस यहीं पे यही तो बात है कि जैसे कि लोकतंत्र में होता है, कोई व्यक्ति बाजार से क्या ले पाता है इसके प्रति कौशल व्यक्ति करे सकता है, उसके आपार निर्भर करती है, ना कि ऐसा नहीं। तो बाजार पर निर्भर नहीं करता, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो हमेशा एजुकेशन के बारे में हमेशा आता है, क्या पूछ रहे हैं, केंद्रीय विचार अपन यहाँ पे देखो, केंद्रीय विचार जब भी पूछे यहाँ स्टार्टिंग पढ़ो। हमारे विद्यालय में हम अपने बच्चों को भौतिक, गणित और इतिहास, हमारे पास जो कुछ ज्ञान है उनके बारे में सब कुछ पढ़ाते हैं जिन्हें जानने की आवश्यकता है। किंतु क्या हमें उन्हें देश में महामारी की तरह जातिवाद की कड़ाहट के बारे में, तो सब ऐसी बातें, ये चीज़ें कहाँ से सिखाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो अपन पढ़ा देते हैं। यहाँ यह विचारों के प्रभाव और विचार दोनों धुंध में बहा जाते हैं और संक्रमण के कष्टदायक हो सकता है, जिससे प्रश्न पूछने राय करने के लिए उत्साहित किया गया। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री लोग पढ़ तो रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि वी आर द एजुकेटेड बट नॉट ए ह्यूमन, नहीं है अपन, मानव नहीं है, पर पढ़े लिखे विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, बेहतर नागरिक की बात कर रहा है। विद्यालय पाठ्यक्रम बच्चों और अभिभावकों के अपेक्षा अनुकूल ही नहीं है। शैक्षिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्तिगत और कौशल के विकास के लिए समय मिलता है। अच्छा, बच्चों को बेहतर नागरिक बनने के लिए तैयार करना शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होना चाहिए, वही तो नहीं हो पा रही। बेहतर नागरिक बनने के लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था शैक्षिक विषय वस्तु के अतिरिक्त सामाजिक और जीवन साधक कौशल की मांग करती है, यही तो मेन बात है। यहाँ देखो, ये सामाजिक कौन सिखाएगा, जातिवाद, इन सारी चीज़ों से, इनसे लड़ना, जेंडर सेंसिटिविटी, ये सब कौन सिखाएगा। सीधी सी बात है, सामाजिक जीवन साधक कौशल की मांग करें। मैं फिर बता रहा हूँ, हमेशा अच्छे से अच्छे वर्ड खोजा करो, ठीक है। आखिरी दो पैसेज हो, 2 या 3, ठीक है। आगे देखो, ये मिडिल ईस्ट एशिया का, इस आपने उसमें भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, छोटा पैराग्राफ फट से पढ़ लो, अरे पढ़ने की आदत डालो। मध्ययुगीन व्यापारी चीन के बाजारों तक पहुंचने के लिए रेशम मार्ग के खतरों का जोखिम उठाते थे। 15वीं शताब्दी में हल्के पाल वाले पुर्तगाली जहाज़ों ने ज्ञान की अपेक्षा श्रवण और मसालों की खोज से में परिचित विश्व की सीमा से परे यात्रा की। ऐतिहासिक दृष्टि देखें तो हमेशा संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोजने के लिए प्रेरक रहा है, बस यही आंसर लाएगा। हमेशा वर्ड ध्यान से समझना है। ये देखो, विज्ञान और जिज्ञासा कमजोर प्रेरक है, चाहे सौर मंडल हो अथवा अंतर तारे के प्रति। आर्थिक इंजन का निर्माण ही अंतरिक्ष को उन्नत करने के एकमात्र साधन है और संसाधनों निष्करण, मतलब समझ होते इकोनॉमी इंपॉर्टेंस है। ये बात सही है। आज अपन चांद पे क्यों जा रहे हैं भाई, वहाँ पे इकोनॉमी इंपॉर्टेंस है, इसलिए संसाधन है वहाँ पे, इसलिए जा रहे हैं। सीधी सी बात, और कोई मतलब नहीं है, तो घूमना नहीं जाना चाहता वहाँ पे। किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य धन का सृजन करना होता है। एक्सट्रीम वर्ड हो गया। अंतरिक्ष हमारी भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा, चाहे वह सौर मंडल में विद्वान अंतरिक्ष हो, ठीक है। कुछ लोगों के जोखिम लेने का व्यवहारिक धन सृजन का धन होता है। मानव मनुष्य मुख्यतः, मैंने देखो यही इसीलिए मैंने पकड़ा था हमेशा वर्ड, मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रतिफल के लिए नई सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरित हुआ। अब ये पढ़ो, ऐतिहासिक दृष्टि देखें तो हमेशा संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोज करने। देख लो, डायरेक्ट आंसर आया, ये होता है। फिर बार बार बता रहा हूँ, मैं जो काम बोला हूँ करो, जाके जितने भी अपने हो चुके पेपर उसमें जाके, मैं जैसे अभी खोज के बता रहा हूँ ऐसे खुद से खोजो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी 25+ सही करोगे, ये काम करोगे तब, ऐसे नहीं है। अब देखो इसी पैसेज को देखना, मैं इसको अच्छे से एनालाइज करके बताता हूँ, ठीक है। आखिरी पैराग्राफ है, इसको अच्छे से देखना। अब कैसे आंसर मिलता है, आप लोग बोलोगे सर आंसर ही नहीं मिलता, मिलता है खोजोगे तो।
और वो चीज़, ये एबिलिटी आएगी, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद ऐसी कुछ ऐसे वर्ड पकड़ा करो, जैसे मैंने हमेशा पकड़ा, उसमें ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, मतलब कुछ सम कंडीशन को छोड़ दिया जाए, सिचुएशन को, जहाँ सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। ठीक है, सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। हाँ, ये बात सही है। जैसे मान लो कि आप, अब देखो एग्जाम्पल लिख लिया करो। जैसे आप मान लो कि राष्ट्रीय सलाहकार हो, या जैसे अजीत डोभाल है, अजीत डोभाल है, उसको देश का देखना पड़ता है कहाँ, मान लो इसको किडनैप कर लिया जाता है, इसको किडनैप कर लिया गया और भारत के जहाँ कहाँ कहाँ परमाणु बम लगा उसके बारे में पूछ लिया गया, और ये बता देगा तो, सत्य बोल देगा तो कितना हानि हो जाएगा। तो ये बोला कि उन सिचुएशन को छोड़ दो, उसके अतिरिक्त अगर देखो तो जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। ये बात सही है। आप कुछ सिचुएशन में हो तो बोल सकते हो, परंतु जानबूझकर बोलना वो सही नहीं है। यहाँ तक कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं। ये बात सही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। जिन्हें अर्थ विशेष असत्य माना जा सकता है, जिन्हें अर्थ विशेष, मतलब बहुत सारे असत्य बोलते हैं, जिन्हें अर्थ विशेष असत्य माना जा सकता है, उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में असत्य होता है जो कमोवेश सोचा समझा होता है। मतलब जैसे एक लाइन बोल रहे हैं तो उसमें जैसे गांधी जी हो मान लो, याद करो जब गांधी हमेशा क्या बोलता था कि मैं अहिंसा और सत्य का हमेशा वो पुजारी रहा हूँ, पर याद करो जब 1942 का जब होता है, वो बोलता है करो या मरो। तो ये क्या है? तो मतलब इसे समझो, हकीकत बात तो यही है ना कि भाई अब तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, फिर गांधी जी जब पूछा गया ना, जब जेल वेल में पकड़े, गांधी बोला मैंने कहाँ बोला, मैंने ये नहीं बोला कि मारो, ये करो या मरो, मरो का मैंने बोला, कुछ करो या मरो। तो ये चीज़ समझो, मतलब ये समझने वाली बात है ना। अब देखो ध्यान से देखना क्या उल्लेख किया गया है प्रथम अंश में। देखो इस खुद ही बोल दिया है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये लाइनें पढ़ा करो। इस परिचय के प्रथम अंश में, प्रथम अंश मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात बोलता है, आंसर यहीं से आएगा। मैं फिर, अब देखो बहुत सारे को यही पता नहीं होगा। इधर पढ़ो भाई, पैराग्राफ दी आइडिया विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज कहाँ तक, यहाँ तक, यहीं से आंसर आ जाएगा। तो बस सिचुएशनल बोलना। असत्य बोलने के संबंध में सहमति नहीं, असत्य बोलने के संबंध में असहमति नो, सत्य बोलने के संबंध में असहमति नो, सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति। ये बात सही है। अब देखो यहाँ पढ़ो, अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थिति छोड़कर जहाँ सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। बस इसी की बात है, जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमत है। अब देखो इनमें कौन सी आदत अच्छे लोगों में बहुधा पाई जाती है। देखो मैंने बहुत बताया था ना गांधी वाला एग्जाम्पल। तो कुछ लाइन ऐसी बोल जाते हैं जिनका पता ही नहीं लगता। सत्य और असत्य को मिश्रित करना, सत्य को असत्य के साथ सब। अब देखो ये ना, यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड आएगा इंटेंसली। अब देखो ये इंटेंसली, अब यही तो वर्ड है। अब देखो यहाँ हिंदी में नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभव तो बहुत सारे असत्य बोलते हैं जिन्हें अर्थ विशेष सिमेंटिक असत्य माना जा सकता है। उन शब्दों कुछ मात्रा में असत्य होता है, कम सोचा समझा जाता है। याद रखना, इंटेंसली होता है। तथ्य मिथ्या होकर सत्य का संपूर्ण छिपा हुई तो ऐसे कट जाएगा। बी आंसर आएगा। सत्य का असत्य के साथ सब प्रिय मिश्रित है। ये वर्ड है ना, ये वर्ड ये इसी का ही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे खोजोगे ना तब मिलेगा, ऐसा कुछ ही नहीं, सारे मिल जाते हैं आंसर। ठीक है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ एक चीज़, ये